यानी कि आज हम पुष्प के बारे में, फ्लावर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। किस तरह फ्लावर्स यानी कि पुष्पों में जनन प्रक्रिया संपन्न होती है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और अपने फ्रेंड्स, मित्रस और अपने स्कूल के ग्रुप में सेंड कर दीजिए ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। तो नेक्स्ट गो चलते हैं। उस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिंग लेंगे जनन। यानी कि आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। हाँ, यानी कि सेक्सुअल, साथ में इंग्लिश की टर्म यूज लेंगे सेक्सुअल रिप्रो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या आता है, पहले बात हम यही अध्ययन करेंगे कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में मानव जन्म वो हम यूट्यूब पर कर चुके हैं। अब हम बात करें रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि जनन। जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो जनक भाग लेते हैं। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग फ्लोवरिंग प्लांट, प्लांट मतलब पादप। बात करते हैं हम जनन के बारे में बच्चा, यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ये वर्ड भी सुनते से ऐसा लगता है कुछ चीज प्रोडक्ट हो रही है दोबारा से। यानी कि जनन। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो जनक भाग लेते हैं। एक होता है मादा और एक होता है नर, यानी कि मेल और फीमेल दोनों जनक भाग लेने से अपने समान कोई नई संतति उत्पन्न करती है। उस प्रवस्था को या उस फेज को भी जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं जनक। जनक यानी कि पेरेंट्स। पेरेंट्स पेरेंट्स द्वारा पेरेंट्स द्वारा नई जननशील पेरेंट्स द्वारा नई जननशील संतान संतान उत्पन्न उत्पन्न करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चा? वो कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। तो ये है डेफिनेशन हमारी जनन की। तो आपको समझ आ चुका है। अब हम बात करते हैं जनन के टाइप क्या होती है, टाइप ऑफ जनन। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये उतार लिया होगा आपने, ये आशा करता हूँ। हाँ हाँ बच्चों, टाइप टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें हमारा पहला आता है, इसमें पहला आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिंग लैंगिंग जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिंग जनन। और दूसरा आता है अलैंगिक अलैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसे कहते हैं सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा, ये आप दो टाइप है हमारे किसके, हमारे रिप्रोडक्शन के। तो दो टाइप है हमारे रिप्रोडक्शन के। ठीक है बच्चा, तो आई होप ये आपको समझ आ चुका है कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करें, ये युग्मक निर्माण यानी कि गैमेट गैमेट डेवलपमेंट, यो फ्यूजन फ्यूजन यो डेवलपमेंट यो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, ये युग्मक द्वारा एक नए जीव का उत्पन्न करता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। यानी कि अब हम लैंगिक जनन की बात करें, यानी कि बच्चा लैंगिक जनन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इनमें दो, गर्मी बहुत है इसमें, युग्मक युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन द्वारा नई जीव उत्पन्न करना। और इसमें किसने भाग लेते हैं? इसमें दो भाग लेते हैं जनक। एक होती है हमारी मादा, यानी कि एक होता है हमारा मेल और एक होता है फीमेल। वही अगर हम बात करें इसका ऑपोजिट ही हो जाएगा, इसमें एक जनक भाग लेता है बच्चा, इसमें एक जनक भाग लेता है, चाहे वो नर हो सकता है
चाहे मादा हो सकती है। ये आपको ज्यादातर आपको एनिमल्स या जीव जंतु में देखने को मिलेगा। तो ये प्रक्रिया आपको ह्यूमन में देखने को मिलेगा, यानी कि मनुष्य में। ये मनुष्य में लैंगिक जनन संपन्न होती है प्रक्रिया। ठीक है। ये बिना युग्मन के होती है, बिना युग्मक युग्मनज युग्मनज संलयन द्वारा ने जीव उत्पन्न उत्पन्न। ठीक है बच्चा, आई होप ये समझ आ चुका है। तो टाइप आपको मैंने बता दिए हैं जनन के, रिप्रोडक्शन के। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा था मोटा मोटा तौर पर के, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन इसका पुष्पी पादुमों में लैंगिक जनन। और इस इंट्रोडक्शन से हम आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मानव जनन, वहां पे ये भी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। अब हम बात करते हैं पुष्प के बारे में, यानी कि फ्लावर्स, फूल, पुष्प, पौधे, पादप, उनमें जनन प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है और किस तरह हमारे फल यानी कि फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। तो हम बात करते हैं, पहले बात करने से पहले हम पहले पुष्प की संरचना का अध्ययन कर लेते हैं ना। एनसीईआरटी में दे रखा है पुष्प, ये हमारा पुष्प का संरचना के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मेरे साथ डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करे बच्चा, बोर्ड 2026 में आने के चांस है, चांस आने का चांस। हाँ हाँ हाँ। तो बच्चा ये हमारा डायग्राम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिया गया डायग्राम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो आपका आरबीसी बोर्ड हो, चाहे आपका एमपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है। तो बात करते हैं इन भागों के नाम, पहले भागों का अध्ययन कर लेते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। तो इस जो यहाँ पे जुड़ी हुई है इसे कहते हैं तंतु, तंतु, तंतु। और यहाँ जुड़ा है ना, इसे कहते हैं योजी, योजी। और इसे हमारा इसे कहते हैं दल पुंज, दल पुंज, दल पुंज। इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। और इसे कहते हैं हमारा, सॉरी यहाँ पे कोना भूल गया मैं, इसे कहते हैं अंडाशय। और मैं आपको बता देता हूँ, अंडाशय चाहे हम मनुष्य के बारे में बात करें यानी कि ह्यूमन के बारे में बात करें, चाहे हम प्लांट जगत में बात करें, तो अंडाशय आपको पता ही है कि अंडाशय स्त्री में पाया जाता है। वही अगर पुष्प के बारे में बात करें तो पुष्प में भी अंडाशय स्त्री के स्तर यानी कि जयांग में यानी कि गाइनोसियम में देखने को मिलेगा बच्चा। ठीक है। तो ये अंडाशय, तो ये हमारी वत्रिकाग, वत्रिकाग, ये है वत्रिका, वत्रिका। और ये है हमारे परागण, पराग कण यानी कि पोलेन, पोलेन स्टेमन। ठीक है। और ये हमारा रूट यानी कि जड़, सॉरी जड़ नहीं होती इसमें, ये तो पुष्प है, सॉरी बच्चा सॉरी। इतना आपको समझ आ चुका है, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये। अब हम बात करते हैं क्या होता है हमारे जयांग। पहले हम डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा पुष्प का आरेखीय डायग्राम, पुष्प का आरेखीय, आरेखीय चित्र। और ये हमारे बाह्य दल पुष्प जो पुष्प के नीचे की ओर पाए जाते हैं। मैं आपको पुष्प ला के भी बताऊंगा, अभी मेरे पास पुष्प नहीं है, पुष्प ला के बताऊंगा। ठीक है। ये है दल पुष्प, कैमरा सही है एकदम। तो ये हमारा दल पुष्प। ठीक है। और ये हमारा तंतु, मतलब इससे जुड़ा है, और ये जुड़ा है यहाँ, इस पॉइंट को कहते हैं योजी, योजी को इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। ठीक है। अब हम उस चैप्टर में पढ़ रहे थे मानव जनन में, हम स्त्री के भागों के बारे में बात करते थे, वहां जो अंडवाहिनी का भाग जुड़ा होता है उसे भी फिलामेंट कहते हैं, और यहाँ जो परागकण जुड़ा है उसे भी फिलामेंट कहते हैं। और इसमें हमारे परागकण का निर्माण होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे बच्चा। और ये हम आपका देख पा रहे हो डायग्राम,
और ये अंडाशय। अंडाशय आपको पता है फल का निर्माण या बीजांड, सॉरी अंडाशय होता है फल का निर्माण। वही हम अगर बात करें एनसीईआरटी में आपको एकदम डिटेल से गहराई से पढ़ाऊंगा, या आप मेरे से वादा करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं धनराज दहिया बायोलॉजी मेंटोर, एनसीईआरटी 12th कक्षा की आपको लाइन टू लाइन मैं आपको डिस्कस करूंगा, 360 डिग्री आपको पूरी की पूरी तैयारी करूंगा। तो बात करते हैं अंडाशय में फल का निर्माण होता है किसमें, प्लांट की बात करें अगर हम प्लांट की बात करें तो अंडाशय किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। वही अगर हम वुमन की बात करें यानी कि मानव प्रजाति की बात करें तो उसमें अंडाशय किसका निर्माण होता है, अंडाशय होता है, सॉरी अंडाशय होता है भ्रूण का निर्माण। मतलब वहां पे शुक्राणु और अंडाणु का फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी अंडाणु अंडाशय में होता है निर्माण भ्रूण का। वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बात करें डिटेल में, अभी हम बात करते हैं पुष्प के बारे में। तो यह आपको आई होप समझ आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं बच्चा, अब हम आगे चलते हैं। तो बात करते हैं पुष्प के प्रकार, टाइप ऑफ फ्लावर्स, पुष्प के प्रकार। आशा करता हूं आपको इतना समझ आ चुका है। पुष्प के प्रकार यानी कि टाइप, टाइप ऑफ फ्लावर। पुष्प तो सबने देखा होगा, कभी कभी मंदिरों में, कभी कभी किसी किसी के जो गजरा होता है ना उसमें देखा होगा, पुष्प ज्यादातर सभी लोगों ने देखा होगा मंदिरों में चढ़ते हुए भगवान में। तो बात करते हैं टाइप ऑफ पुष्प के बारे में। पुष्प की अगर हम बात करें तो पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पहले हमें बात करें पहले पॉइंट की तो हमारा आता है जायांग यानी कि गाइनोशियम, गाइनोसियम, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे यहाँ आता है पुमंग, पुमंग, जिसे पुंकेसर से हम जान सकते हैं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर से आपको पता चल चला होगा कि स्त्री का मतलब होता है ये फीमेल पुष्प का भाग है। और यहाँ बात करें पुमंग, तो पुमंग हमारा क्या पुरुष का भाग है। तो यह है स्त्री केसर, जिसे गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे गुरु बीजाणु धानी के बारे में। गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु धानी, धानी। और इसे कहते हैं लघु बीजाणु धानी, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, लघु बीजाणु धानी। वही अगर बात करें इसके भागों के नाम तो इसका भाग होता है हमारा वत्री का और वत्री काग्र, और क्या होता है, और आप बताओ, अंडाशय यानी कि ओरी, ठीक है। इसके भागों की बात करें तो इसमें आता है पराकण, पराकण यानी और पराग, सॉरी योजी, योजी और तंतु, तंतु। ये इतने भाग है किसके, ये इतने भाग है इसके। अब हम डिटेल से जाए इसके पूरे डिटेल के बारे में और इसके पूरे डिटेल के बारे में। तो बात करते हैं हम, हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं पराकोष के बारे में यानी कि एंथर। नाम तो सुना होगा एंथर के बारे में। पराग कोष यानी कि एंथर, एंथर, एंथर की बात करें तो पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित होता है। ये कहां पर होता है, पुंकेसर, पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित होते हैं, होते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें तो पराकोष द्विपालित होता है, पराकोष, पराग कोष द्विपालित, द्विपालित होते हैं। द्विपालित मतलब आपको आप समझा दूंगा। और वही अगर बात करें हम बच्चा कि पराकोष में पराग कण का निर्माण होता है यानी कि पराग, पराकोष में पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी। अब हम बात करते हैं लघु बीजाणु धानी के बारे में और उसके डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पे मैं
डायग्राम का चित्र बना के समझाता हूँ आपको। अगर आपको डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो आप कमेंट करके। आपके कमेंट का हल ज़रूर आपको मैं दूँगा और आपको हर चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल मैं कराऊँगा बायोलॉजी के। हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो ये द्विपलित होती है और इसमें चतुष्क लघु बीजाणु देखने को मिलते हैं बच्चा, यानी कि 4 लघु बीजाणु इसमें देखने को मिलते हैं। और इस संरचना के परतों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, जो पूछा जाता है हमारे नीट जैसे एग्जामों में और हमारे सभी एग्जामों में। तो बात करते हैं पहली परत, जिसे हम कहते हैं अधिचर्म, अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस। दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत आती है हमारी एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। उसके बाद आती है परत हमारी मध्य परत यानी कि मिडल लेयर। बच्चा मिडल लेयर ये है मध्य परत। उसके बाद वेरी 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 यानी कि 3 स्टार में इस परत को देना चाहता हूं, जो लघु बीजाणुधानी में हर वर्ष हर बोर्ड में, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे आरबीसी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, एनसीईआरटी पूछा जाता है। उसका नाम है टेपिटम, टेपिटम। यहाँ से पॉइंट नोट बना के लिखो, नोट। परागकण को पोषण पोषण प्रदान करने का कार्य कौन सी परत का होता है? कौन सी परत का होता है? एमसीक्यू पूछा गया है 2019 में। तो इसमें आता है हमारा टेपिटम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। टेपिटम का निर्माण लघु बीजाणुधानी में आंतरिक परत में पाया जाता है, जो परागकण को पोषण प्रदान यानी कि न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। और अब हम बात करें कि परागकण को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि परागकण जो जो बीज होता है सीड्स, उनको सुरक्षित करना तो रखना भी होता है ताकि वो सड़े गले ना। तो 196 यानी कि 196 नाइट्रोजन द्रव में रखा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए ये कि एनसीईआरटी लाइन है कि परागकण को सुरक्षित रखने के लिए कितना डिग्री तापमान की आवश्यकता होता है? तो 100 - डिग्री नाइट्रोजन में। तो हमारे पास वर्षा मैम आ चुकी है, हम बुलाना चाहेंगे वर्षा मैम को। तो अभी बाहर है मैम। तो वर्षा मैम आपको राजस्थान के पास है। वर्षा मैम जो कक्षा 12th आर्ट सब्जेक्ट का ये बिलोंग करते हैं। अब ये बीए की पढ़ाई कर रहे हैं और ये सीएटी की भी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके और राजस्थान का इतिहास। तो हमारे पास है वर्षा मैम जो आर्ट सब्जेक्ट यानी कि कला संकाय से ये बिलोंग करती है। कक्षा 12th की बात करें उन परसेंटेजों की तो 85% ये हासिल की है। बात करते हैं कक्षा 12वीं के जो बच्चे आर्ट से बिलोंग करते हैं, पूछते हैं वर्षा मैम से किस तरह बच्चों को तैयारी करनी है बोर्ड की, ताकि वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अपने सपनों को साकार बना सके। तो आपका क्या कहना है बच्चों के बारे में? अभी बच्चे 10th क्लास आर्ट्स में आ रहे हैं और उन्हें किस तरह की तैयारी बोर्ड की कक्षा में करनी चाहिए ताकि अच्छे परसेंटेज देखने को मिले 2026 के बारे में? आपकी राय, आपके 85% है, किस तरह से आए हैं? आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं आपको बताऊंगी कि मेरे ना क्लास 12th में आर्ट्स में कितने नंबर बने थे। मेरे 84% नंबर बने थे। मैंने कोचिंग की थी, अपने अपने कोई सर से कोचिंग की थी और रात को स्टडी करती थी। मैं सेल्फ स्टडी करती थी, यूट्यूब पर भी क्लासेस लेती थी मैं और हमेशा रिवीजन करती थी। मैं सब नोट्स बना के पढ़ाई करती थी। और अभी मेरी भी 12th कंप्लीट हो गई है। 12th के बाद अब मैं बीए कर रही हूँ। बीए में भी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। अब उसके साथ साथ मैं सीईटी की भी तैयारी कर रही हूँ। 12th लेवल वाली सीईटी है ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। उसमें उसमें सबसे पहले मैंने हिस्ट्री, इंडिया राजस्थान की हिस्ट्री वो स्टार्ट की है और रीजनिंग स्टार्ट की है। उसके साथ साइंस की भी क्लासेस में ले रही हूँ ऑनलाइन। नीति बताई है कक्षा 12वीं के साइंस आर्ट्स स्टूडेंट के बारे में कि वो किस तरह अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सके।
वहीं अगर हम बात करें, ये अभी सीईटी की तैयारी कर रही है, राजस्थान जीके इनके बाएं हाथ का खेल है, वो आपको यूट्यूब पर बीकानेर का इतिहास, अजमेर का इतिहास, जयपुर का इतिहास मैडम से पूछते हैं किस तरह आप बच्चों को राजस्थान जीके याद करना, ताकि वो पटवारी के और राजस्थान पुलिस के बारे में वो ज्यादा कर पूछे जाते हैं। तो जीके के बारे में आपका क्या कहना अभी मैं चौहान वंश, जयपुर का इतिहास और राजस्थान का एकीकरण, अभी वो सब सब्जेक्ट में वो कर रही हूँ, टॉपिक्स मैं कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ। उनको उनको हमेशा रिवीजन करती हूँ। साथ-साथ में 2-3 पार्ट होते हैं क्लासेस के, वो लेती हूँ। उनके साथ-साथ रीज़निंग की भी क्लासेस लेती हूँ मैं। फिर रात को रिवीजन करती हूँ। तो आप यूट्यूब पर स्टूडेंट को हर दिन, चाहे वो आधी घंटे की क्लास हो, चाहे 15 मिनट की क्लास हो, किस तरह से आप इतिहास के, सॉरी, राजस्थान जीके के बारे में बताओगे? अब कल से मैं क्लासेस लेनी स्टार्ट कर रही हूँ। वो बीकानेर का इतिहास है, वो हम कल करेंगे, ठीक है, सीईटी का। धन्यवाद। अच्छा। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक था। ठीक मैम, धन्यवाद आपसे। तो आज के लिए इतने ही, हमारा टॉपिक उसी पर, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।